हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन। और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस आपको क्लास 10th में भी मिलेगी, क्योंकि क्लास 10th में भी सेम टॉपिक आपका फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में आपको दिया हुआ है। रेस्पिरेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये एक लाइफ प्रोसेस है जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और आपको इसके साथ कई सारी जानकारियां भी मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन से पहले हम पढ़ेंगे एक बार ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग क्या है। तो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद सांस छोड़ देते हैं, लेते हम ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या हुआ? ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा हो रहा है, तो कौन करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है? तो इसमें आएगा लंग्स। लंग्स जो है वो परफॉर्म या अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन हमारी बॉडी में है वो है लंग्स। इसके अलावा ब्रीदिंग में नो एनर्जी फॉर्म, इसमें किसी भी टाइप के एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा ये एक फिजिकल प्रोसेस है, और फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि फिजिकली तो हमें सांस लेनी पड़ती है, सांस छोड़नी पड़ती है। हमारी बॉडी में सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय चेंजेस होते हैं, लेकिन कोई नई चीज नहीं बनती, कोई नया केमिकल नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। इसलिए हम फिजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो देखो, रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रेक डाउन इन सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, तो प्रोसेस जिससे खाना टूटता है और टूटने के बाद हमको एनर्जी मिलता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशन। हमें लगता है, कई लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम ही है, सांस लेना ही तो है हमें। पर नहीं, हम जो सांस लेते हैं वो सांस जाती कहां है? वो ऑक्सीजन कहां जाती है? क्या करती है ऑक्सीजन? ठीक है, तो जहां आपने लंग्स से ऑक्सीजन ली, उसके बाद वो कहां गई, कहां से कार्बन डाइऑक्साइड आई, वो सारा प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन में आ जाएगा। इसके अलावा इसमें ये एनर्जी को फॉर्म करता है। कहां होता है ये एनर्जी को? ये फॉर्म करता है। ठीक है, जो हम एनर्जी करते हैं, मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, आप अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी है। तो आपकी बॉडी में एनर्जी कहां से आई? तो रेस्पिरेशन के लिए आई। इसीलिए हम सांस लगातार लेते हैं ताकि हमको लगातार एनर्जी मिलती रहे। इसके अलावा ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, कैसा प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब जिसमें कोई नई चीज बनती है, जिसमें बायोलॉजिकली चेंज होता है, जिसमें कोई एक नया केमिकल बन रहा है, एनर्जी बन रही है। ठीक है, तो ये बेसिक सा अंतर है रेस्पिरेशन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग माने हम सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, ब्रीदिंग। उसके बाद जो मैंने सांस ली वो कहां गई, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये सारा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने? रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एनर्जी निकालना, हमारी बॉडी से ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी का निकलना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप के हैं, एक होता है एनारोबिक, एक होता है एरोबिक। एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है?
एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना अगर हम किसी तरीके से एनर्जी निकाल पाए तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, बस अभी ये जान लीजिए कि बिना ऑक्सीजन के भी थोड़ी बहुत एनर्जी निकल सकती है, और जिस प्रोसेस से वो एनर्जी निकलेगी उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ, और एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो रेस्पिरेशन जो हमारे ऑक्सीजन की मदद से हो उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो हमारे ऑक्सीजन के बिना हो उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होता। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कैसा होता है इसमें? इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, खाना अच्छी तरह से नहीं पचता। खाने को जलाने के लिए, जी हां, खाने को जलाने के लिए, अभी मैं बताऊंगा क्या है इसका मतलब खाने को जलाना, उसके लिए तभी एनर्जी निकलेगी जब हमारा खाना हमारी बॉडी के अंदर एक खास जगह पे जलेगा, और जलने के बाद फिर उसमें एनर्जी निकलेगी। अब इसका मतलब जलना नहीं, आग निकलने की। कंबशन के कई टाइप होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके प्रोसेस होगी। इसमें इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होगा। इसमें क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब, और इसमें लेस एनर्जी फॉर्म, क्या होगा? इसमें लेस एनर्जी फॉर्म होगा, इसमें मोर एनर्जी फॉर्म, इसमें ज्यादा एनर्जी बनेगी। किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि ये रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रेस्पिरेशन में जो हमारा एनारोबिक वाला पार्ट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, देखो एनर्जी तो निकलती है, इसके अलावा प्लांट्स में क्या निकलता है? प्लांट्स में बनता है हमारा अल्कोहल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और एनिमल्स में भी हमारे मसल्स जो होती हैं उसमें बनता है क्या? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। जी हां, यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाद में हम बाहर फेंक देते हैं। अब इसको और एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें बाय प्रोडक्ट्स क्या है? बाय प्रोडक्ट्स का मतलब एनर्जी के अलावा क्या क्या बनता है? तो एनर्जी के अलावा इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो ये है हमारे दो टाइप के रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एक ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, ये कौन सा रेस्पिरेशन करता है? ये करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिया कि कौन ऐसा है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करता है, तो आप लिख दोगे ईस्ट। और ईस्ट क्यों करता है? ईस्ट उस रेस्पिरेशन के करने के बाद उसका यूज किया जाता है फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन का मतलब अल्कोहल बनाने का प्रोसेस, जिसमें हम बिना ही ऑक्सीजन के चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में यूजिंग ईस्ट। तो ईस्ट का अल्कोहल, जो बेवरेज इंडस्ट्री होती है जिसमें अल्कोहल, बियर वगैरह सब चीजें आती हैं, ये सब चीजें बनाने के लिए ईस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। चलिए, और इसमें एग्जांपल आ जाएगा एनिमल्स, प्लांट्स, ये तो हम करते ही हैं। तो दो टाइप के रेस्पिरेशन हमारे हुए, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद हम रेस्पिरेशन को और डीप से समझते हैं। चलिए देखिए, हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है, तो कैसे निकलती है, क्या होता है, मैं पूरा एक मैकेनिज्म बना देता हूं, एक फ्लो चार्ट बना देते हैं। सबसे पहले हम लंग्स से क्या लेते हैं? लंग्स से हम लेंगे ऑक्सीजन अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन कहां जाएगी? ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में। हम सांस लेते हैं,
सांस में हम बहुत सारी गैसेज लेते हैं, हम ऐसा नहीं, हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, हम बहुत सारी गैस लेते हैं जो एयर में होती है, लेकिन लंग्स केवल एक्सेप्ट करता है किसको, किसको, ऑक्सीजन को। वहां से कोई ब्लड में, और ब्लड में ऑक्सीजन को पकड़ने का काम किसका है, आरबीसी। और आरबीसी से भी बढ़िया बताऊं मैं कि इसको एक्चुअल में हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर वो पार्ट जो ब्लड को रेड भी बनाता है और ऑक्सीजन को कैप्चर भी करता है। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कहां जाता है, ये जाता है सेल्स के पास, या सेल्स से भी पहले अगर हम और अंदर डीप जाएं तो सेल्स से भी पहले हार्ट के पास। इधर से ब्लड न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, क्या लेके आता है, न्यूट्रिएंट्स लाता है, कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। देखिए 7th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, अभी हाफ ईयरली के बाद का टाइम है तो मैं उन चैप्टर को भी नहीं करा पाऊंगा, बाद में करेंगे, लेकिन आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर आने चाहिए। उसमें आप समझेंगे कि डाइजेशन जब होता है, डाइजेशन के बाद सारा डाइजेस्टिव मटेरियल कहाँ जाता है, सारा डाइजेस्टिव मटेरियल आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई के थ्रू वो कहाँ चले जाता है, वो चले जाता है ब्लड में। कहाँ चले जाता है, ब्लड में चले जाता है। तो ब्लड उसको यहां से न्यूट्रिएंट्स लाई और यहां से इसको मिल गया हीमोग्लोबिन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन। अब ब्लड कहां पहुंचा, किस किस को लेकर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लेकर ब्लड पहुंचा हार्ट पे, और हार्ट से पहुंच जाएगा डिफरेंट सेल्स में। कहां पे, डिफरेंट सेल में। ठीक है, तो ये हमारी एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं इसे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फूड है, मतलब न्यूट्रिएंट्स, और जो ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों मिल जाते हैं। अब सोचो मिलने के लिए कहां गए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी बनाता है। क्या करता है, वो एनर्जी को बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, जो सेल के अंदर, जो हार्ट से ब्लड आया है, ठीक है, हार्ट से कहां गया सेल, और सेल्स के अंदर कहां गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों की मदद से क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन करता है, क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। और रेस्पिरेशन के बाद क्या बनती है हमारी, एनर्जी। क्या बनती है, एनर्जी। और कैसे बनती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे, पर अभी समझ लो एटीपी क्या है, जिस रूप में एनर्जी निकलती है, जिस तरह से एनर्जी निकलती है, जिस फॉर्म में एनर्जी निकलती है, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, उस फॉर्म को हम बोलते हैं एटीपी। तो एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। मतलब कि एनर्जी निकलती है जिस रूप में हम एक्सचेंज करते हैं, पैसों का, चीजों का एक्सचेंज करते हैं, वो हम करेंसी में करते हैं, करेंसी देते हैं, फिर हम चीजों को खरीदते हैं। वैसे ही यहां पर जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी किस रूप में बनती है, जो एनर्जी बनती है वो बनती है एटीपी के रूप में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। और सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं साइट ऑफ रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं हम, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, जहां पे सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, अब ये जब ये दोनों मिलेंगे, फूड और ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, तो बनेगी एनर्जी, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगा वाटर। एनर्जी हम यूज कर लेंगे, एसिमिलेट कर लेंगे, एनर्जी का हम यूज कर लेंगे भागा दौड़ी के लिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर उल्टा जाएगी कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया से सेल, सेल से हार्ट, हार्ट से ब्लड, मतलब यहां पे ब्लड ही होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, हार्ट ब्लड के थ्रू ही देगा। ब्लड से ऑक्सीजन उल्टा जाके कहां पहुंच जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर।
तो जो हमने ऑक्सीजन ली थी वो कहां से गई, देखो पूरा सीक्वेंस याद कर लो। जो हमने ऑक्सीजन ली थी वो ब्लड में गई। ब्लड तक कैसे पहुंचे, लंग्स के थ्रू। लंग्स से पहुंचा वो ब्लड में, ब्लड से वो गया हार्ट में, ऑक्सीजन की बात हो रही है। और ब्लड में उसके साथ क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स कहां से है, डाइजेशन वाले टॉपिक से न्यूट्रिएंट आ गए। इस वाले टॉपिक से ऑक्सीजन, हमने सांस ली, ऑक्सीजन आ गई। दोनों चीजें ब्लड में मिली और ब्लड के साथ वो चलेगी पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में सेल होती हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं हमारे बॉडी के। सेल, सेल तो पढ़ा है। सेल क्या पढ़ा है हमने, सेल होता है बिल्डिंग ब्लॉक। सेल होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है, सेल। जैसे हमारे घर में ईंटें होती हैं, सबसे छोटा पार्ट, ईंटों से मिलकर दीवारें, दीवारों से मिलकर चार दीवार, चार दीवार मिलकर कमरा, फिर एक मंजिल, दो मंजिल। वैसे सेल से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी है। सेल के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया में खाना या न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी के बनाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 H2O भी बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, यही है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम वापस बाहर फेंकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। सांस जो हम ले रहे हैं वो अंदर जा रहा है और अंदर पूरे हार्ट से होता हुआ, वो पूरे के पूरे सिस्टम से होता हुआ वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया से होता हुआ वो क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन रही है। एनर्जी बन के फिर बना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सेम प्रोसेस से वापस आता है, हमसे छोड़ देता है। तो ब्रीदिंग, स्टार्टिंग में ब्रीदिंग हो रही है, हमने ऑक्सीजन ली, फिर रेस्पिरेशन चल रहा है, फिर ब्रीथ आउट कर रहे हैं हम। समझ में आ रहा है। तो दोनों मिली हुई प्रोसेस है, आपस में मिलकर एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती है, पूरा करती है। कौन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए इस सीक्वेंस को जरा समझ लेना, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप उतार लेना इसको पॉज करके। अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा जब हम भागते हैं तो हमें क्रैम्प्स आते हैं। तो क्रैम्प्स क्यों आते हैं, तो पहले क्रैम्प से क्या होता है अगर आपको ये भी नहीं पता। जब भागते हैं या कोई खिलाड़ी भाग रहा है तो क्या होगा, जब कोई भी खिलाड़ी भागेगा तो उसकी बॉडी यूज करेगी लगातार किसका, एनर्जी का। हम और भागना है, मैं और तेज भाग रहा है, तो हमारे जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो और ज्यादा बढ़ गई। तो हमारी जो मसल्स हैं सॉरी, हमारी जो मसल है वो मसल एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती है। और जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती हैं तो क्या होता है, तो होता यह है कि हमारी बॉडी में बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। वही एसिड जो दही में भी यूज होता है। सेम वही एसिड हमारे मसल्स में बनता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स जो फ्लेक्सिबल होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं रह जाती, वो अकड़ जाती है। और इसी अकड़न को हम क्या कहते हैं, क्रैम्प्स कहते हैं। समझ में आ रहा है, क्रैम्प्स। भागते रहो, कभी पैर पकड़ लिया, ठीक है, कभी खिलाड़ी होते हैं उनके दर्द हो जाता है, वो भाग नहीं पाते, ये सब क्रैम्प्स होता है। ठीक है, तो क्रैम्प्स क्यों आते हैं, वाई डू वी क्रैम्प्स या वाई एथलीट क्रैम्प्स। ठीक है, तो यही लिख देता हूं मैं, वाई डू एथलीट्स क्रैम्प। तो क्यों करते हो क्रैम्प, तो क्रैम्प वो इसलिए करते हैं कि जब वो परफॉर्म करते हैं, वाई परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी, जब भागा दौड़ी का काम करते हैं हम, तो क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी, आवर बॉडी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमें क्या चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। और सो आवर बॉडी, आवर मसल्स स्टार्ट परफॉर्मिंग, क्या, स्टार्ट परफॉर्मिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन along with, किसके साथ, along with एरोबिक रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी क्या करती है, दोनों मसल एक साथ, दोनों रेस्पिरेशन साथ में करती है ताकि उनको ज्यादा एनर्जी मिले, टू गेट मोर एनर्जी, ताकि हमको क्या मिले, ज्यादा एनर्जी मिले।
और जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी खो देती है। जब मसल फ्लेक्सिबिलिटी खो देगी तो हमारे क्रैम्प्स आ जाएंगे, हमको भागने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर या ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स क्या बनाते हैं, फॉर्म लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं, दैट रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल को खत्म कर देता है या मसल्स को खत्म कर देता है, क्योंकि मसल्स के अंदर क्या जमा हो गया, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमें क्या आता है, फिर क्रैम्प्स आते हैं, हम भाग नहीं पाते। ठीक है, तो ये रीजन है जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स आते हैं। तो क्या करें, व्हाट टू डू। ठीक है, व्हाट टू डू, क्या करें। तो सबसे पहले हॉट वाटर बाथ, क्या लो, हॉट वाटर बाथ लो, गर्म पानी से थोड़ा सिकाई कर लो या तो मसाज कर लो। ठीक है, दूसरा मसाज कर लो। हॉट वाटर बाथ और मसाज से क्या होगा, लैक्टिक एसिड टूट जाएगा, और जब लैक्टिक एसिड टूटेगा तो हमारे मसल धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और लैक्टिक एसिड ब्लड के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो मसाज कर सकते हैं हम, या हम हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं टू गेट रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने पूरा समझा दिया कि जब हम भागते हैं तो भागते हुए क्या होता है, भागते हुए हमारी मसल्स बहुत काम करती हैं, और लगातार जब हम काम करेंगे तो हमारी मसल्स दोनों रेस्पिरेशन करने का सोचती है ताकि ज्यादा एनर्जी मिले। और जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में आ जाते हैं तो बनता है लैक्टिक एसिड, और दैट लैक्टिक एसिड रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स, और ड्यू टू द रिड्यूस इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स वी स्टार्ट क्रैम्पिंग, हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, दर्द होता है फिर मसल्स में। क्या करें, बताया मैंने। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाई वी ब्रीथ हैवी ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें ज्यादा सांस क्यों लेनी पड़ती है। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जितनी ज्यादा काम करेंगे हमें उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन। ब्रीथ हैवी ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी करते समय हम ब्रीथ हैवी क्यों करते हैं, ज्यादा क्यों सांस लेते हैं, और इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर हैवी एक्सरसाइज वी फील हंग्री। हमको भूख लग जाती है काम करने के बाद। तो दोनों का आंसर सेम है, कि जब हम ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ज्यादा बर्नआउट होगा हमारा खाना, और ऑक्सीजन जल्दी जल्दी यूज होगा। और जब दोनों चीज ज्यादा यूज होगी तो दोनों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। तो हम जितने तेज भागते हैं हम डीप तेजी से सांस लेते हैं ताकि हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो खाना जल्दी जल्दी जलेगा, बर्न होगा, और जब खाना जल्दी जलेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी हमें, लेकिन एनर्जी खाना कम हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो मोर फिजिकल एक्टिविटी, मोर फिजिकल वर्क का मतलब होता है मोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्यों, टू गेट एनर्जी, ताकि क्या मिले, हमें एनर्जी मिले। और ज्यादा ऑक्सीजन अगर चाहिए होगी तो वो क्या करेंगे हम, तो ब्रीथ करेंगे हम हैवीली। और ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे, फील करेंगे हंग्री। तो दोनों क्वेश्चन एक ही थे, एक ही टाइप से उसके आंसर निकलेंगे कि ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर ज्यादा एनर्जी बनाएंगे, दोनों की कमी हो जाएगी। उस कमी को पूरा करने के लिए हम जल्दी सांस लेंगे और उसके बाद हम खाना भी खाएंगे ताकि हमको एनर्जी लगातार मिलती रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू वी ब्रीथ। अब हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं, अभी तो हमने सारा पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग कैसे होती है। देखो, हाउ डू वी ब्रीथ।
तो ये बड़ा सिंपल है, ब्रीथ में दो चीजें आती है, एक आता है इनहेल, एक आता है एक्सहेल। इनहेल माने इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेल माने होता है एक्सपेल आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया, याद है जी, याद होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इनहेल में जब सांस लेते हैं तो दो चीजें होती हैं, जब इनहेल करते हैं हम तो दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है, सांस लेके देखो, जो हमारा रिबकेज है, रिबकेज समझते हो ना, जो हार्ट के ऊपर हड्डियां होती हैं पसली, ये फूलती है, ये बाहर की तरफ आती है। और जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम जो लंग्स का बेस बनाता है, लंग्स के नीचे जो होता है वो नीचे जाता है। तो क्या हो रहा है, तो इनटेक करते समय रिब्स गोज अप और डायफ्राम डाउन। तो क्या हो जाएगा, जब हमारे जो रिब्स है वो ऊपर जाएंगे और डायफ्राम से नीचे आएगा डायफ्राम, तो बीच में जो लंग्स कैविटी, लंग्स के अंदर जो खाली जगह है वो बढ़ेगी, क्योंकि हमारा रिब्स बाहर जा रहा है और नीचे वाला पार्ट नीचे जा रहा है, तो जगह बढ़ रही है। जगह बढ़ेगी तो हम सांस अंदर की तरफ लेंगे, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, सांस अंदर लेंगे, इस तरफ से हम इनहेल करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से दिस इंक्रीज चेस्ट कैविटी। कैविटी माने खाली जगह बढ़ेगी, कैविटी का मतलब खाली जगह होता है, चेस्ट कैविटी बढ़ेगी एंड मोर ऑक्सीजन या गैस कम इन लंग्स, वो कम्स करेगी लंग्स में आ जाएगी। सिमिलरली जब हम एक्सपेल आउट करेंगे तो भी दो चीज होंगी। अगर आप सांस छोड़े तो क्या होगा, चेस्ट कैविटी नीचे, डायफ्राम ऊपर, चेस्ट कैविटी नीचे, डायफ्राम ऊपर। तो चेस्ट कैविटी क्या नाम है, रिब्स, सॉरी। जब एक्सहेल करेंगे तो दो चीजें होंगी, रिब्स जाएंगी नीचे और डायफ्राम आएगा ऊपर, डायफ्राम आएगा ऊपर। तो क्या लिखूं, रिब्स गोज डाउन और डायफ्राम गोज अप। इन दोनों से क्या होगा, एक चीज नीचे आ रही है, एक चीज ऊपर जा रही है, तो वॉल्यूम घटेगा, चेस्ट कैविटी कम हो जाएगी। तो चेस्ट कैविटी कम होगी तो हवा तेजी से बाहर निकलेगी। भाई तुमने किसी पन्नी में अगर तुम उसको पिचकाओ तो हवा बाहर ही तो जाएगी, वो सेम होगा। तो यहां से चेस्ट कैविटी डिक्रीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रश आउट ऑफ लंग्स, ठीक है, लंग्स से वो बाहर चले जाते हैं। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई, फिर से वही बात, कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया से बनने के बाद वापस आई है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम हाउ डू वी ब्रीथ, तो दो प्रोसेस आते हैं इसमें, एक्सहेल और इनहेल। देखिए एक छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं, इसे भी निपटाते चलो। ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, एक ब्रीथ क्या होती है। ब्रीदिंग रेट होता है नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट। 1 मिनट में कोई व्यक्ति कितनी बार सांस लेता है, सांस छोड़ता है, क्या कहलाता है, ब्रीदिंग रेट कहलाता है। ब्रीथ क्या कहलाता है, 1 इनहेलेशन, एक बार सांस अंदर लेना और एक बार सांस बाहर छोड़ना, क्या कहलाता है ये, एक ब्रीथ। क्या कहलाता है ये, एक ब्रीथ कहलाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्नीजिंग। हमें छींक क्यों आती है, व्हाई डू वी स्नीज, हम छींकते क्यों हैं। तो देखो नाक के अंदर हमारे दो चीजें होते हैं, बाल्स होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं, और साथ में होते हैं हमारे म्यूकस, जो लेयर, जो अंदर के इनर लाइनिंग होती है नाक की, उसके बाद चिपचिपा पदार्थ होता है तो म्यूकस कहते हैं। तो इनर लाइनिंग होती है और क्या होते हैं, बाल होते हैं।
तो बाल क्या करते हैं, गंदगी जो आती है हमारी एयर के साथ उस गंदगी को साफ करते हैं, जितना हो सके गंदगी बालों में चिपक जाती है। अगर वो गंदगी बालों में ना चिपके तो कहाँ जाएगी वो, तो हो जाएगी लाइनिंग में, नाक के अंदर। और जो नाक के अंदर जब वो लाइनिंग को टच करेगा बार बार तो इरिटेशन होगा, मतलब खुजली से लगेगी। अब नाक में खुजली करने से क्या होता है, जब इरिटेशन होगी तो उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छींक मारेंगे ताकि सारी गंदगी बाहर चली जाए। तो सिंपल तरीका है, हम इसलिए छींक करते हैं। तो स्नीजिंग क्यों होती है, जब डस्ट लैडन, डस्ट से भरा हुआ पार्टिकल एंटर नसल कैविटी। नसल कैविटी क्या होता है, नसल कैविटी माने होते हैं ये खाली जगह जो नाक में होती है, ठीक है। जब वहां वो चले जाता है तो इट इरिटेट inner lining of nose. Due to this we sneeze to remove dust laden particle. laden माने भरा हुआ, डस्ट से भरा हुआ पार्टिकल निकल जाता है जब हम क्या करते हैं, स्नीजिंग करते हैं। क्या करते हैं हम, स्नीजिंग करते हैं, ठीक है। छोटा सा मैं टॉपिक एक्स्ट्रा उठा रहा हूं क्योंकि आपका पढ़ना बड़ा जरूरी है। एक है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस, और एक होता है रेस्पिरेशन। तो क्या दोनों में कुछ समानताएं, कुछ सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो फोटोसिंथेसिस की आपको रिएक्शन तो याद होगी। क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, हमारा बनता है ग्लूकोज, C6H12O6, बाद में बनेगा ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। बैलेंसिंग अभी आपको आती नहीं है तो मैं उस पर जा नहीं रहा हूं। रेस्पिरेशन देखो, फूड प्लस ऑक्सीजन, कहां पे हो रहा है काम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, जहां पे रेस्पिरेशन होता है। और क्या बनती है फिर हमारी, बनती है एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये इक्वेशन हुई फोटोसिंथेसिस की, नीचे वाली इक्वेशन हुई किसकी, रेस्पिरेशन की। अब फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की रिएक्शन को देखो, देखो यहां पे सनलाइट है, सनलाइट क्या है, सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी। यहां एनर्जी चाहिए, यहां एनर्जी निकल रही है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। यहां वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, यहां वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। यहां फूड इनिशियली स्टार्ट चाहिए होता है, शुरुआत में चाहिए होता है। यहाँ पे फूड मतलब ग्लूकोज का ही पार्ट है, फूड ही समझिए, ये बन रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे यूज अप हो रहा है, वहां ऑक्सीजन बन रही है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे की, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। कैसे रिएक्शन है, अपोजिट। इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, इसमें ऑक्सीजन लिबरेट होती है, मतलब ऑक्सीजन बनती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यूज होते हैं। इसमें जस्ट उल्टा है, ठीक है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, केवल प्लांट्स में। इसका उल्टा इसमें आ जाएगा, इसमें एनर्जी बनती है, एनर्जी फॉर्म। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर, इसके अलावा इसमें CO2 एंड H2O फॉर्म। और ये किसमें होता है, एनिमल्स में भी होता है, हम भी तो सांस लेते हैं, मतलब हम भी तो एनर्जी निकालते हैं, एंड प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट होती है किसके, फोटोसिंथेसिस के। और रिएक्शन फोटोसिंथेसिस बिल्कुल अपोजिट होती है किसके, रेस्पिरेशन के। नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे पता चलता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक टेस्ट में बता रहा हूं जो आप समझ सकते हैं और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो यह टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आपको क्या लेना है, एक CaO लेना है जिसे हम चूना कहते हैं, ठीक है, या हम इसे क्विकलाइम कहते हैं,
या हम इसको कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड आपको लेना है और इसको डाल देना है पानी में। ये क्या है? ये वाटर। जब आप क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर से करेंगे तो आपको मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा इसको बोला जाता है स्लेक्ड लाइम। क्या बोला जाता है? स्लेक्ड लाइम। और अगर आप इस स्लेक्ड लाइम में डाल देंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो ये मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिल्की। मिल्की का मतलब ये हो जाएगा CaCO3 बनेगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम एक टेस्ट ट्यूब में पानी डालें और पानी में डाल दें हम क्या? CaO, तो बन जाता है CaCO3, सॉरी, तो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। और फिर हम इसमें क्या डालें? इसमें हम फूंक मारें, अगर स्ट्रॉ से अगर हम फूंक मारें तो ये रिएक्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बनाएगा CaCO3 जो अपीयरेंस में मिल्की होता है। कैसा होता है दिखने में? मिल्की। तो अगर आप फूंक मार रहे हो स्लेक्ड लाइम में, इसका मतलब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहे हैं तो इसका मतलब उसका कलर मिल्की हो जाना चाहिए। अगर मिल्की हो रहा है इसका मतलब जो गैस आपने फूंकी है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी की बुक में कुछ और एनिमल्स के नाम हैं और उनके ब्रीदिंग स्टाइल बता रखे हैं, तो हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला दे रखा है कॉकरोच। देखो, कॉकरोच या जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, क्या होता है? जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके बॉडी में दो चीजें होती हैं जो उनको रेस्पायर करने में मदद करती है। एक तो उनमें होता है स्पाइरेकल्स और एक उन पे होता है ट्रैकिया। ठीक है, एक होता है उन पे ट्रैकिया और एक होता है उन पे स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स क्या होता है? ये होता है होल्स ऑन द सरफेस ऑफ इंसेक्ट। क्या होता है स्पाइरेकल? स्पाइरेकल्स होते हैं जो होल्स पाए जाते हैं इंसेक्ट की बॉडी में, बहुत छोटे, जहां से वो एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं। और ट्रैकिया क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है ये? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कैरी करता है किसको? गैसेस को। जो किसको कैरी करता है? गैसेस को कैरी करेगा ये। तो एक इंसेक्ट है, उसकी बॉडी में थोड़ा सा होल है, वहां से सारा का सारा गैसेस अंदर जाएंगी। सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं फिश या एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के पास सांस लेने के लिए होती हैं गिल्स। क्या होता है? गिल्स होता है। वाटर में से ऑक्सीजन को सेपरेट आउट करने में मदद करता है। तो गिल्स क्या करेंगे? सेपरेट आउट किसको? ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर में, तो गिल्स उसको अलग करती हैं। दूसरा, ये वेल कनेक्टेड विद किससे? वेल कनेक्टेड विद ब्लड सप्लाई। वेल कनेक्टेड विद ब्लड सप्लाई। देखो, जैसे हमारे लंग्स होता है, हमारे लंग्स के पीछे, हमारे लंग्स के साथ कनेक्ट होता है बहुत सारा ब्लड वेसल। तो जितना भी हम ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो जितना भी हम ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, वो हमारे लंग से होता हुआ ब्लड में जाता है और ब्लड से वो फिर पूरी बॉडी में जाता है, जो हमने अभी पढ़ा। वैसे ही गिल्स में भी जो ऑक्सीजन वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं, तो वहां से उनको ले जाने का काम कौन करता है? उसको आगे बॉडी के अंदर वो ब्लड करता है। तो इनमें भी ब्लड की सप्लाई काफी अच्छी होती है। तीसरे नंबर पे इसमें आएगा हमारा, तीसरे नंबर पे इस पे आएगा अर्थवॉर्म।
अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है बहुत चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है, बहुत ही ज़्यादा वेट होती है, तो वो यूज करता है स्किन को फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, वो क्या करता है ब्रीदिंग के लिए किसका यूज करता है? अपनी स्किन का यूज करेगा वो। ब्रीदिंग के लिए किसका यूज करता है? वो अपनी स्किन का यूज करेगा वो। ठीक है, तो स्किन में क्या होता है? देखो, स्किन एक तो थिन मेम्ब्रेन होती है, और थिन मेम्ब्रेन माने एक पतली लेयर होती है जिससे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन माने घुलना आसान हो जाता है, ज्यादा से कम की तरफ आना उसका आसान हो जाता है। दूसरा, ये भी सप्लाई होती है किसके साथ? सप्लाई विद ब्लड, या इसको ढंग से लेके इसको लिखते हैं रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। किसके पास होती है? स्किन। स्किन के जस्ट पीछे बहुत सारा ब्लड मौजूद होता है जो उनको ऑक्सीजन को डिजॉल्व, जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड कैरी कर लेता है और कैरी करके पूरी बॉडी में ले जाता है। ठीक है, तो हमने जितने भी पढ़े इनमें कुछ चीजें कॉमन है। तो कॉमन चीजें क्या है? एक, सारे के सारे थिन मेम्ब्रेन जरूर होती है। दूसरा, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, और सब में ब्लड की अच्छी खासी सप्लाई होती है। सब में ब्लड की क्या होती है? अच्छी खासी सप्लाई होती है, ताकि ब्लड उसको उठाकर पूरी बॉडी में ले जा सके, और जहां पे भी जरूरत होगी उसकी वहां पे वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारे 3 टाइप के हैं ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में बात की गई है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स में कैसे होता है प्रोसेस। ठीक है, तो प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं? तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए या ब्रीदिंग के लिए, प्लांट्स में ब्रीदिंग के लिए एक होता है स्टोमेटा और एक होता है रूट हेयर। तो स्टोमेटा तो आपको पता है, नहीं पता तो पढ़ लो। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ, पत्तियों में छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, छेद होते हैं। वो छेद ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। कौन? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इनमें होते हैं गार्ड सेल। क्या होता है? गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स क्या करती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कब ओपन होगा और स्टोमेटा कब बंद होगा, ये दोनों काम कौन देखता है? ये दोनों काम गार्ड सेल्स देखते हैं। तो स्टोमेटा क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। स्टोमेटा एक थोड़ा सा छोटा सा एक होल है, वो होल एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। उसको ओपन और क्लोज करने का काम किसका है? गार्ड सेल्स का। नेक्स्ट आता है रूट हेयर। रूट हेयर, जो रूट होते हैं ये फाइन रूट हेयर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो फाइन रूट हेयर्स टेक इन ऑक्सीजन, ये गैसेस प्रेजेंट बिटवीन सॉइल। तो छोटे छोटे रूट हेयर होता है। ये रूट है कोई, इसके छोटे 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 रूट हेयर होते हैं। वो रूट हेयर क्या होंगे? जो मिट्टी होती है, मिट्टी के पास जो ऑक्सीजन गैसेस होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे लेते हैं उसको? वो तब लेते हैं जब अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। रूट में जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगी। तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगी, क्यों आएगी? चेंज इन द कंसंट्रेशन। जहां चीजें ज्यादा होती हैं वो चीज हमेशा कम की तरफ आती है। जहां चीजें कम होती ज्यादा होती हैं वहां से चीजें हमेशा कम की तरफ आती है। तो ज्यादा से चीज कहां जाएगी? कम की तरफ, और ये रूट हेयर्स को लेकर ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से रूट हेयर और स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स रेस्पायर करते हैं। ठीक है, एक चीज और देखिए, जो प्लांट्स हैं वो यूज करते हैं ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि रेस्पिरेशन सब करते हैं। सबका मतलब जो भी एनर्जी चाहिए जिसको भी अपनी लाइफ जीने के लिए, उन सबको रेस्पिरेशन करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं वो किसके लिए?
रेस्पिरेशन के लिए, और यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट ऑक्सीजन भी यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करता है, लेकिन एट नाइट, रात के समय, प्लांट्स केवल क्या कर पाते हैं? ओनली रेस्पायर। सो दे यूज या टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात को प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि वो रात को फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रात को सूरज की रोशनी नहीं होती, सनलाइट नहीं होगी, तो आप कैसे रेस्पायर करोगे, कैसे फोटोसिंथेसिस करोगे? इसीलिए वो रात को क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, और दे टेक इन ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। और दिन के समय, एट डे टाइम क्या करते हैं? दिन के समय ये ऑक्सीजन देते भी हैं और ऑक्सीजन लेते भी हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन देते भी हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, और ऑक्सीजन लेते भी हैं क्योंकि ये रेस्पिरेशन भी करते हैं। ठीक है, पर ये देते ज्यादा है ऑक्सीजन और लेते थोड़ा कम है, तो इसलिए हमको जो रिमेनिंग बचा वो हमको रेस्पायर करने के लिए मिल जाती है। क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, प्लांट्स रेस्पायर भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है उनको, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है उनको। ठीक है, तो ये था चैप्टर, और अगला चैप्टर हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।